हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन का 5वां चैप्टर जिसका टाइटल है सीएनसी मशीनों में समस्याएं यानी प्रॉब्लम्स इन सीएनसी मशीन्स। बच्चों, कोई भी मशीन हो उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं, दोष उत्पन्न हो सकते हैं। सीएनसी मशीनें भी इसी तरीके की हैं। तो वो दोष कौन कौन से हो सकते हैं, क्या उनके कारण हो सकते हैं और उनका निवारण कैसे किया जाए, उनका उपचार कैसे किया जाए, इन्हीं सब के बारे में इस चैप्टर में चर्चा की गई है। तो शुरुआत करने से पहले हम सिलेबस पर एक नज़र डाल लेते हैं। ये सबसे पहले है कॉमन प्रॉब्लम्स इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, न्यूमेटिक, इलेक्ट्रॉनिक एंड पीसी कंपोनेंट्स ऑफ एनसी मशीन्स। मतलब जो एनसी या सीएनसी मशीन्स होते हैं उनके मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, न्यूमेटिक, इलेक्ट्रॉनिक और पीसी कंपोनेंट्स में सामान्यता या कॉमन प्रॉब्लम्स या समस्याएं कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में चर्चा करनी है। अगला है डायग्नोस्टिक स्टडी ऑफ कॉमन प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज। जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और उनका जो रेमेडी या उपचार है उनकी डायग्नोस्टिक स्टडी करना है। इसके अलावा फिर लास्ट में एक है आपका यूज ऑफ ऑन टाइम फॉल्ट फाइंडिंग डायग्नोसिस टूल्स इन सीएनसी मशीन, यानी ऑन टाइम फॉल्ट फाइंडिंग डायग्नोसिस टूल्स का उपयोग है वो कैसे किया जाता है सीएनसी मशीन्स में, उसके बारे में है। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको फिर से बता देता हूं कि पूरा चैप्टर हम एक वीडियो में फिनिश करते हैं और जो भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं वो नोटबुक, अपनी पेन वगैरह सब लेकर के बैठेंगे और जो भी मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, उसको अपनी कॉपी में नोट करना है और उसके कॉन्सेप्चुअल नोट्स पूरे तैयार कर लेने हैं। यही नोट्स आपके परीक्षा में स्टडी के साथ साथ में आगे चल करके ही कभी ना कभी जब आप सीएनसी, क्योंकि इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं, सीएनसी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, हर जगह आजकल सीएनसी भरी काम हो रहा है, तो यही कॉन्सेप्चुअल नोट्स आपके काम आने वाले हैं। ये बात आपको बहुत ध्यान रखना है। तो बच्चों शुरुआत करते हैं। आइए, सबसे पहला जो टाइटल है आप देखिए, कॉमन प्रॉब्लम्स इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, न्यूमेटिक, इलेक्ट्रॉनिक एंड पीसी कंपोनेंट्स ऑफ एनसी मशीन्स। एनसी की जगह सीएनसी एक ही चीज है, एनसी या सीएनसी मशीन्स एक ही बात है। तो इन सीएनसी मशीन्स में हम एक एक करके बात करेंगे कि मैकेनिकल कंपोनेंट्स में कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में, न्यूमेटिक में। तो अलग अलग ये टॉपिक पर हम बात करेंगे, अलग अलग ये सब के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले है मैकेनिकल के बारे में। तो सीएनसी मशीनों के यांत्रिक घटकों में आने वाली सामान्य समस्याएं यानी कॉमन प्रॉब्लम्स इन मैकेनिकल कंपोनेंट्स ऑफ एनसी/सीएनसी मशीन्स। तो बच्चों, इसके अंतर्गत सीएनसी मशीनों के यांत्रिक घटकों, मैकेनिकल कंपोनेंट्स में आने वाली समस्याएं आती हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि मैकेनिकल घटकों में या मैकेनिकल कंपोनेंट जो भी सीएनसी मशीन्स के हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। अब कौन कौन सी हैं वो प्रॉब्लम्स, उनको हम देख लेते हैं। जैसे पहला है लगातार उपयोग के कारण मशीन अंगों में अत्यधिक घिसाव एवं टूट फूट। बच्चों, मशीन के जो अंग हैं लगातार जब उपयोग होते रहते हैं तो उनमें घिसाव होता है, वो घिस जाते हैं और उनमें टूट फूट होती है। तो ये पहला है आपका लगातार उपयोग के कारण मशीन अंगों में अत्यधिक घिसाव एवं टूट फूट। दूसरा है बच्चों, अच्छों एवं गाइड का मिस अलाइनमेंट। जो अच्छ होती हैं एक्सिस और जो गाइड होती हैं उनमें मिस अलाइनमेंट हो सकता है, यानी वो हो सकता है संरेखित ना हो या एक ही रेखा में हो ना हो, ये उसको कहते हैं मिस अलाइनमेंट होना, यानी रेखा से अपनी भटक जाना। तो इससे क्या होता है, इनएक्यूरेट मूवमेंट हो सकता है, यानी कि जो मूवमेंट्स या गतियां होंगी वो गलत तरीके से होंगी, सही तरीके से नहीं होंगी। तो ये तीसरा है बच्चों, बेल्ट है, गियर है, कपलिंग इत्यादि का ढीला हो जाना या टूट जाना। जैसे बेल्ट मान लीजिए कहीं लगी है तो बेल्ट ढीली हो जाए, टूट जाए, गियर वगैरह कई बार घिस जाते हैं, खराब हो जाते हैं, कपलिंग इत्यादि हैं जिसकी वजह से पार्ट लूज हो जाते हैं। तो ये समस्याएं आ सकती हैं, यानी लूज और डैमेज्ड बेल्ट्स, गियर्स और कपलिंग्स, इससे क्या हो सकता है, स्लिप हो सकता है और जो पावर ट्रांसमिशन का लॉस हो सकता है, यानी पावर ट्रांसमिशन में समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि इन सभी का प्रयोग है पावर ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। चौथा है बच्चों, यांत्रिक कंपन, जिसको कहते हैं मैकेनिकल वाइब्रेशंस। मैकेनिकल वाइब्रेशंस या रेजोनेंस जो होता है वो मशीन के जो ऑपरेशंस होते हैं उनको प्रभावित करता है। तो ये यांत्रिक कंपन, ये मैकेनिकल वाइब्रेशंस एक क्या है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है। छठा है बच्चों अपर्याप्त, पांचवा है अपर्याप्त लुब्रिकेशन यानी इनएडिक्वेट लुब्रिकेशन रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड फ्रिक्शन एंड वियर। तो अपर्याप्त लुब्रिकेशन यानी पर्याप्त मात्रा में यदि लुब्रिकेशन या स्नेहन आप सप्लाई नहीं करोगे तो उससे घर्षण यानी फ्रिक्शन और वियर जो होता है घिसाव, उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये 5 समस्याएं हैं
कॉमन रूप से जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स में पाई जाती हैं। मैकेनिकल कंपोनेंट्स में पाई जाने वाली सीएनसी मशीनों के जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन सी समस्याएं होती हैं? एक तो लगातार उपयोग के कारण मशीन अंगों में अत्यधिक घिसाव और टूट फूट, अंगों एवं गाइड का मिसअलाइनमेंट हो जाना। तीसरा बेल्ट है, गियर है, कपलिंग इत्यादि का ढीला हो जाना या टूट जाना, तो पावर ट्रांसमिशन में दिक्कत आती है। यांत्रिक कंपन यानी मैकेनिकल वाइब्रेशंस, और अपर्याप्त लुब्रिकेशन यानी पर्याप्त मात्रा में यदि आप स्नेहन या लुब्रिकेशन नहीं करेंगे तो घर्षण और जो घिसाव है उसमें वृद्धि होगी। तो ये 5 हमने देखी जो कॉमन प्रॉब्लम्स है जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स में पाई जाती हैं किसी भी एनसी या सीएनसी मशीन में। अब चलिए आगे बात करते हैं कॉमन प्रॉब्लम्स जो आती हैं विद्युत घटकों में। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स भी हैं, तो सीएनसी मशीनों में के विद्युत घटकों में आने वाली सामान्य समस्याएं, कॉमन प्रॉब्लम्स इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ऑफ एनसी या सीएनसी मशीन्स। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो उसके विद्युत घटक हैं या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उसमें कौन कौन सी सामान्य समस्याएं आती हैं। तो इसके अंतर्गत सीएनसी मशीनों के विद्युत घटकों एवं सिस्टम जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें आने वाली समस्याएं आती हैं। जैसे पहला है विद्युत आपूर्ति बाधित होना यानी पावर सप्लाई का इश्यू। यदि विद्युत आपूर्ति जैसे वोल्टेज का फ्लक्चुएशन यानी उतार चढ़ाव हो रहा है, पावर सर्ज की प्रॉब्लम है, ग्राउंडिंग ठीक से नहीं है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो विद्युत आपूर्ति बाधित होने की समस्या हो सकती है। दूसरा है विद्युत कनेक्शन का ढीला या दोषपूर्ण होना। जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है वो कई बार लूज हो जाता है या फॉल्टी या दोषपूर्ण हो जाता है, ये इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो कई बार पावर चले जाने की समस्या होती है, बीच बीच में जाता रहता है, तो उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होता है कार्य। तो दूसरा क्या है विद्युत कनेक्शन का ढीला होना या फिर उसका दोषपूर्ण होना यानी लूज और फॉल्टी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। सॉरी। तीसरा है बच्चों फ्यूज है, सर्किट ब्रेकर है, रिले है इत्यादि का ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट की वजह से जल जाना। आपको पता है फ्यूज होता है, लगा होता है, सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं, रिले लगे होते हैं, इस तरीके के जो छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल उसमें इक्विपमेंट्स लगे होते हैं वो जब ओवरलोड हो जाता है या कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो वो जल जाते हैं या खराब हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत मेन प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से रिलेटेड। चौथी प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, उसमें सेंसर्स लगे होते हैं, इनकोडर होते हैं, लिमिट स्विच होते हैं इत्यादि का खराब हो जाना। तो ये भी इलेक्ट्रिकल से ही संबंधित हैं। सेंसर हो गए, इनकोडर हो गए, लिमिट स्विच हो गए, जो पिछले चैप्टर्स में हमने इन सब के बारे में बात किया था। तो ये सब भी क्या होते हैं कई बार खराब हो जाते हैं, तो जिससे क्या होती है पोजीशनिंग यानी सही स्थिति में और जो फीडबैक प्राप्त करने में क्या होती है दिक्कत होती है, उससे सही फीडबैक और सही स्थिति का पता नहीं चल पाता है। अगला है विद्युत शोर यानी कि इलेक्ट्रिकल नॉइज और इंटरफेरेंस। इसकी वजह से क्या होता है जो सेंसिटिव कंपोनेंट्स या सेंसर लगे होते हैं तो ये विद्युत शोर की वजह से उनका परफॉर्मेंस प्रभावित होता है। आपको पता है सीएनसी मशीन में बहुत सारे सेंसर्स, ट्रांसड्यूसर्स इत्यादि प्रयोग किए जाते हैं और जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कुछ तो वो इलेक्ट्रिकल नॉइज़ की वजह से या इंटरफेरेंस की वजह से वो उनका परफॉर्मेंस प्रभावित होता है। तो आपने आसानी से समझा, सिंपल चीज़ें हैं बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं सीएनसी या एनसी के, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। एक तो विद्युत आपूर्ति बाधित होना यानी पावर सप्लाई इश्यूज यानी वोल्टेज उतार चढ़ाव, पावर सर्ज या फिर ग्राउंडिंग सही से ना होना। दूसरा विद्युत कनेक्शन का ढीला या दोषपूर्ण होना यानी लूज और फॉल्टी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। तीसरा है जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे फ्यूज है, सर्किट ब्रेकर है, रिले इत्यादि का जो ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से जल जाना। चौथा है सेंसर, इनकोडर, लिमिट स्विच इत्यादि का खराब हो जाना। और पांचवा है विद्युत शोर यानी इलेक्ट्रिकल नॉइज और इंटरफेरेंस। तो ये 5 मेन प्रॉब्लम्स हैं जो कॉमनली पाई जाती हैं जो सीएनसी या एनसी मशीन के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, सीएनसी मशीनों के वायवीय घटकों में आने वाली सामान्य समस्याएं। वायवीय मतलब न्यूमेटिक कंपोनेंट्स। आपको पता है कि न्यूमेटिक सिलेंडर्स यूज किए जाते हैं। तो कॉमन प्रॉब्लम्स इन न्यूमेटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनसी ऑब्लिक सीएनसी मशीन्स। तो हम इनके बारे में बात करेंगे कि न्यूमेटिक जो घटक हैं या वायवीय घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनमें कौन कौन सी सामान्यता प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो इसके अंतर्गत सीएनसी मशीनों के वायवीय घटकों एवं सिस्टम यानी न्यूमेटिक कंपोनेंट्स एंड न्यूमेटिक सिस्टम जो पूरा होता है उसमें आने वाली समस्याएं आती हैं। जैसे पहला है एयर का लीक होना, वायु का। न्यूमेटिक आपको पता है कि संपीड़ित एयर पर कार्य करता है,
ठीक है, एयर पावर्ड सिलेंडर्स होते हैं। तो वायु कई बार जो एयर होती है वो लीक करने की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फिटिंग्स होती हैं और जो उससे प्रेशर होता है और जो परफॉर्मेंस उसका होता है वो प्रभावित होता है। एयर जब लीक हो जाता है तो क्या होता है, उससे जो दबाव है यानी दाब है, प्रेशर है, वो कम हो जाता है और जिसकी वजह से एक्चुएटर का जो परफॉर्मेंस है, निष्पादन है, वो प्रभावित होता है। दूसरा है वाल्व का दोषपूर्ण होना या घिस जाना। आपको पता है कि बहुत सारे वाल्व यूज किए जाते हैं न्यूमेटिक सिलेंडर्स में, वाल्व लगे होते हैं, तो वो वाल्व या तो दोषपूर्ण हो यानी फॉल्टी हो या फिर वो काम करते करते कई बार घिस जाते हैं, वर्न आउट हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, सही तरीके से न्यूमेटिक जो कंट्रोल एक्चुएटर्स होते हैं उन पर नियंत्रण नहीं हो पाता है। ठीक है बच्चों। तीसरा है एयर फिल्टर या लुब्रिकेटर का दूषित हो जाना, यानी कॉन्टेमिनेशन इन एयर फिल्टर्स और लुब्रिकेटर्स। आपको पता है एयर फिल्टर लगा होता है, जो वायुमंडल की एयर जब अंदर आती है तो जो उसमें कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं बाहर के इस तरीके के, तो उनको अलग कर लेता है। यदि एयर फिल्टर ठीक से काम नहीं करेगी तो अशुद्ध वायु अंदर आ जाएगी, जो कहीं ना कहीं उसको डैमेज कर सकती है, उसके कंपोनेंट को। इसी तरह से लुब्रिकेटर है, लुब्रिकेंट आप यूज कर रहे हैं, उसमें कुछ पार्टिकल्स आ जाएं, कुछ इस तरीके के छोटे छोटे धूल के कण आ जाएं या कुछ और मेटल के कण आ जाए, तो लुब्रिकेंट को भी क्या कर सकते हैं, लुब्रिकेंट को दूषित कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो सकते हैं, उसके कंपोनेंट डैमेज हो सकते हैं और पुअर एयर क्वालिटी यानी कि जो एयर की क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। चौथा है प्रेशर रेगुलेटर का खराब हो जाना। प्रेशर रेगुलेटर, जो रेगुलेटर लगा होता है प्रेशर या दाब मापने के लिए, वो खराब हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जो फोर्स लगता है एक्चुएटर में, उस पर प्रभाव पड़ता है। पांचवा है बच्चों न्यूमेटिक सिलेंडर की सील या गास्केट का समय के साथ खराब हो जाना। जो सील लगी होती है न्यूमेटिक सिलेंडर में या गास्केट होती है, वो समय के साथ यूज करते करते कई बार खराब हो जाती है। तो ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो ये 5 कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि न्यूमेटिक कंपोनेंट्स में सामान्यतः देखने को मिलती हैं किसी भी एनसी या सीएनसी मशीन्स में। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक घटकों में आने वाली समस्याएं, सीएनसी मशीनों के इलेक्ट्रॉनिक घटकों में आने वाली सामान्य समस्याएं यानी कॉमन प्रॉब्लम्स इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ एनसी/सीएनसी मशीन्स। तो इसके अंतर्गत सीएनसी मशीनों के इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों एवं सिस्टम यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आने वाली समस्याएं आती हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स जो घटक हैं वो कौन कौन से, उनमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहला, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बोर्ड का खराब हो जाना। जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बोर्ड है वो कई बार खराब हो जाता है, जिसकी वजह से नियंत्रण खो जाता है, लॉस ऑफ कंट्रोल, या फिर कहीं तो त्रुटि बताने लगता है। जो सिस्टम है वो क्या करने लगता है, त्रुटि बताने लगता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बोर्ड का खराब हो जाना ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हो जाती है। दूसरा है अपर्याप्त कूलिंग, यानी कूलिंग सही से न मिल पाए, या फिर वेंटिलेशन मतलब हवादारी, हवा आने का जो छिद्र वगैरह होते हैं, जगह होती है, वो ब्लॉक हो जाए, तो उससे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की ओवर हीटिंग हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जैसे मान लीजिए हम लैपटॉप का लें तो उसमें आपको पता है फैन लगा होता है, कंप्यूटर में भी लगा होता है। तो वो फैन अगर खराब हो जाए तो प्रॉपर उसमें कूलिंग नहीं हो पाएगी, तो उसकी वजह से क्या होता है, कई बार सिस्टम हीटअप हो जाता है। जैसे मेरे लैपटॉप का एक बार फैन खराब हो गया, उसके अंदर जो लगा होता है, तो लैपटॉप तुरंत हीटअप हो जाता था, ओवर हीटिंग उसमें हो जाती थी और तुरंत अपने आप शट डाउन हो जाता था। तो इसी तरीके इसलिए पर्याप्त मात्रा में कूलिंग रहनी और उसमें वेंटिलेशन होना जरूरी है। फैन वगैरह लगे होते हैं तो अपर्याप्त कूलिंग या वेंटिलेशन ब्लॉक होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की ओवर हीटिंग हो जाती है, जिससे वो कंपोनेंट्स खराब हो सकते हैं। अगला है तीसरा, वोल्टेज स्पाइक की समस्या होती है या विद्युत सर्ज के कारण संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या घटकों की क्षति हो जाती है। वोल्टेज स्पाइक या विद्युत सर्ज जब होता है तो संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होते हैं या उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हो जाती है। अगला है दोषपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सेंसर। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक सेंसर एक बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण अंग है किसी भी एनसी सीएनसी मशीन का। तो वो जो सेंसर लगे होते हैं या तो फॉल्टी हों या फिर डैमेज्ड हों, तो ये दोषपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सेंसर की वजह से क्या होता है, फीडबैक सही से नहीं मिल पाता, ना कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं वो ठीक से मिल पाते हैं। ठीक है बच्चों, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। पांचवा है विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का आपस में मेल ना खाना यानी कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज। कोई भी चीज़ होती है बच्चों, सब में अलग अलग लगती है, कुछ चीज़ कॉम्पेटिबल होती है। मान लीजिए आप कौन सी मशीन यूज कर रहे हैं, उसमें कौन सा कंपोनेंट यूज किया जाना चाहिए, कोई कॉम्पेटिबल होता है, कोई काम यही होता है लेकिन दूसरा कॉम्पेटिबल नहीं होता है। तो हमेशा जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इस तरीके से लगाने चाहिए कि आपस में मेल खाएं, मतलब वो सिस्टम के कॉम्पेटिबल हों। तो विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का आपस में मेल ना खाना यानी कॉम्पेटिबिलिटी
इश्यूज बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ इंटरफेस। इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन फेल होने की चांसेस रहते हैं, यानी कि संचार में बाधा पहुंचती है या वो असफलता प्राप्त होती है। तो ये 5 मेन कॉमन जो थे प्रॉब्लम्स हैं जो आती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स में एएनसी या सीएनसी मशीन्स के, जो आपने देखे। अगला है सीएनसी मशीनों के कंप्यूटर घटकों में आने वाली सामान्य समस्याएं, यानी कॉमन प्रॉब्लम्स इन पीसी कंपोनेंट्स ऑफ एएनसी सीएनसी मशीन। आपको पता है कि पीसी जो होता है कंप्यूटर है, वो भी एक अभिन्न हिस्सा है सीएनसी मशीनों का, तो उनमें भी कई बार कुछ सामान्य समस्याएं आ जाती हैं, वो हम इसमें देखते हैं। तो इसके अंतर्गत सीएनसी मशीनों के कंप्यूटर घटकों एवं सिस्टम, यानी कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर सिस्टम्स में आने वाली समस्याएं आती हैं, जैसे सीएनसी मशीन के कंट्रोल सॉफ्टवेयर में दोष या बग आ जाना, जो उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर ग्लिचेस और सॉफ्टवेयर बग्स आ जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो उसमें अनएक्सपेक्टेड एरर्स आ जाती हैं या क्रैश हो जाता है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो सीएनसी मशीन का जो कंट्रोल सॉफ्टवेयर है, यानी एमसीयू मशीन कंट्रोल यूनिट जो होती है, उसमें कई बार सॉफ्टवेयर ग्लिचेस आ जाते हैं या फिर बग्स आ जाते हैं। बग्स को वैसे हिंदी में कीड़े मकोड़े कहते हैं, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में उसको बग बोलते हैं। इस तरीके की चीज़ें जिससे अचानक से कोई सिस्टम बंद हो जाए, अचानक क्रैश कर जाए, त्रुटि आ जाए अनएक्सपेक्टेड, तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सीएनसी मशीन का जो कंट्रोल सॉफ्टवेयर है, उसमें इस तरीके के दोष या बग आ जाते हैं, तो फिर उसमें कार्रवाई करनी पड़ती है, नहीं पूरा सिस्टम क्या होता है, ठप हो जाता है, क्रैश भी हो जाता है कई बार। दूसरा है अपडेटेड सॉफ्टवेयर ना होना या मेल ना खाना। एक तो सॉफ्टवेयर कई बार पुराना होता है, हो जाता है, लेकिन समय के साथ उस सॉफ्टवेयर में बहुत सारी अपडेट भी होते रहते हैं। तो अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं है तो उससे प्रॉब्लम होती है, या कई बार मेल नहीं खाता है, कॉम्पेटिबिलिटी इशूज होती हैं, विभिन्न वर्जन, मशीन कुछ और है, सॉफ्टवेयर कुछ और नया है, तो पुरानी मशीन के साथ कई बार हो सकता है कॉम्पेटिबल ना हो, मेल ना खाए, तो ये प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। तो अपडेटेड सॉफ्टवेयर का ना होना और मेल ना खाना, यानी कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज एक तो, और ये सॉफ्टवेयर वर्जन का अपडेट ना होना, ये एक कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हो जाती हैं। तीसरा है हार्डवेयर होते हैं, जैसे मदरबोर्ड हो गया, मेमोरी हो गया, हार्ड ड्राइव इत्यादि का असफल हो जाना, ये कई बार ख़राब हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं। यही सब चीज़ें हमारे घरों में भी जो कंप्यूटर्स यूज होते हैं संस्थाओं में, उनमें भी जनरली प्रॉब्लम मदरबोर्ड में, मेमोरी कार्ड में, हार्ड ड्राइव में आ जाती है। तो वो भी वही चीज़ है, हार्डवेयर जो यूज होते हैं, लगे होते हैं कंप्यूटर में, उनमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फेल हो जाते हैं। चौथा है, ये बहुत बड़ी आज के समय में प्रॉब्लम है, वायरस की, मेलवेयर होते हैं, साइबर सिक्योरिटी की समस्याएं। अगर ऑनलाइन कनेक्टेड है, वो जुड़ा हुआ है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह से या कहीं से एक्सेस किया जा रहा है, तो कई बार लोग हैक करने का प्रयास करते हैं। साइबर सिक्योरिटी की समस्याएं, वायरस आ जाता है सिस्टम में, वेलवेयर्स आ जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, बहुत ये साइबर थ्रेट्स बहुत उसको क्या करते हैं, डेटा जो उसका होता है इंटीग्रिटी को प्रभावित करते हैं कहीं ना कहीं। तो ये बहुत खतरनाक है, इसके लिए आजकल एंटीवायरस वगैरह, एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर्स आते हैं। साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी चीज़ें आजकल आती हैं जो कंप्यूटर्स में हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये वही चीज़ है। पांचवा है अपर्याप्त मेमोरी या प्रोसेसिंग पावर, इनसफिशिएंट मेमोरी। कई बार मेमोरी कम होती है, पुराने सिस्टम होते हैं बहुत कम मेमोरी के आते थे, आजकल ज़्यादा मेमोरी के। वही जैसे हमारे घरों में लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर मोबाइल में भी यही चीज़ होती है, मेमोरी की प्रॉब्लम, प्रोसेसिंग पावर। ठीक है बच्चों, रैम की प्रॉब्लम होती है, कम रैम है, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है, जो हमारा सिस्टम है स्लो हो जाता है, या फिर उसके परफॉर्मेंस यानी निष्पादन को भी प्रभावित करता है। तो ये 5 प्रमुख समस्याएं, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि पीसी या कंप्यूटर के घटकों में देखने को मिलती हैं किसी भी एएनसी या सीएनसी मशीन्स में। अगला है बच्चों सीएनसी मशीनों में सामान्य समस्याओं का नैदानिक अध्ययन एवं उपचार। इसको अंग्रेजी में देखिए जो लिखा है, डायग्नोस्टिक स्टडी ऑफ कॉमन प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज इन सीएनसी। हिंदी मीडियम बच्चों को फिर कह रहा हूं कि अंग्रेजी में ही पढ़िए, डायग्नोस्टिक स्टडी ही इस शब्द को पढ़िए, क्योंकि हो सकता है पेपर में जब आए तो नैदानिक हो सकता है लिख दे, हो सकता है ना लिख के डायग्नोस्टिक, कोई हिंदी में डायग्नोस्टिक लिख दे। तो ये विशेष जो फोकस करिए वो अंग्रेजी के शब्दों पर जोर दीजिए, जो भी ऐसे टेक्निकल वर्ड या इस तरीके के कॉमन जो यूज़ किए जाने वाले वर्ड हैं वो आते हैं। तो डायग्नोस्टिक स्टडी, तो सबसे पहले ये शब्दों को समझना जरूरी है आगे बढ़ने से पहले। डायग्नोज करना मतलब होता है लक्षण देखकर निर्णय लेना। जैसे मान लीजिए कोई आदमी बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो वो कहता है ना लक्षण देखकर या सब चीज़ें देखने पर डॉक्टर बताता है कि मलेरिया डायग्नोज हुआ है, होता है ना, तो मतलब मलेरिया जो है बीमारी उसका पता चला। तो ये लक्षण देखकर निर्णय लेना, डायग्नोज करना। फॉल्ट मतलब होता है दोष या खराबी, फॉल्ट डायग्नोज होना मतलब दोष निदान,
और रेमेडी मतलब होता है उपचार या इलाज। तो ये कुछ शब्द हैं जो बार बार यूज होंगे। डायग्नोज मतलब होता है, डायग्नोज करना मतलब लक्षण देखकर निर्णय लेना। और फॉल्ट मतलब दोष या खराबी। फॉल्ट डायग्नोज करना मतलब होता है जैसे कोई हम रोग हो जाता है आदमी के शरीर में रोग, वैसी इसमें भी जो है तो फॉल्ट डायग्नोज किए जाते हैं, दोष का निदान। और रेमेडी मतलब उसका उपचार किया जाता है कि भाई क्या इलाज है, इसका क्या उपचार है। तो ये शब्द हैं जो बार बार यूज आएंगे, इनको माइंड में बैठा लीजिए। तो सीएनसी मशीनों में सामान्य समस्याओं का नैदानिक अध्ययन एवं उपचार निम्नवत है। मतलब कहने का कि इसमें हम पॉइंट वार ऐसी चीज़ों की बात करेंगे कि कौन कौन सी समस्याएं हैं, उनका जो नैदानिक अध्ययन यानी कि जो आपको मैंने अभी बताया डायग्नोस्टिक स्टडी वो पढ़ेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, और उनकी रेमेडी यानी इलाज या उपचार क्या है, हमको करना क्या है उस स्थिति में, इसके बारे में हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। तो जैसे पहला जो एक सबसे आता है, मशीन का पावर ऑन ना होना, मशीन नॉट पावरिंग ऑन, मशीन स्टार्ट ही नहीं हो रही है। इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, विद्युत आपूर्ति कनेक्शन की जांच करें और उचित वोल्टेज सुनिश्चित करें। आप समझ रहे, जैसे पहली कॉमन प्रॉब्लम है, मान लीजिए कोई मशीन जो टेक्नीशियन है मशीन स्टार्ट करने गया, मशीन स्टार्ट ही नहीं हो रही, पावर ऑन ही नहीं हो रही है, तो आप उस समय क्या करेंगे। तो ये रेमेडी मतलब उसका इलाज या उपचार क्या है वो हम इसमें टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। तो उसमें आप पावर ऑन नहीं हो रही तो इसका मतलब हो सकता है आपूर्ति कहीं से कनेक्शन कट गया हो, चूहों ने काट दिया हो, वोल्टेज सही ना आ रहा हो। तो विद्युत आपूर्ति कनेक्शन की जांच करें और उचित वोल्टेज सुनिश्चित करें। वेरी गुड। दूसरा है विद्युत आउटलेट और सर्किट ब्रेकर का परीक्षण करें। कई बार सर्किट ब्रेक हो जाता है और विद्युत आउटलेट का वहां भी आप देख लें। दोषों के लिए पावर स्विच और संबंधित वायरिंग का निरीक्षण करें। जो पावर स्विच लगे होते हैं और वायरिंग होती है उसका भी परीक्षण कर लेंगे। बताया ना, वायरिंग कहीं से कट गई हो, चूहों ने काट दी हो, या पावर स्विच में कोई फॉल्ट आ गया हो, तो उसको भी देख लेना चाहिए। अगला है आपातकालीन स्टॉप बटन सत्यापित करें और यदि आवश्यक हो तो रीसेट करें। कई बार जो आपातकालीन यानी इमरजेंसी स्टॉप बटन होता है उसको देखना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी कई बार मशीन स्टार्ट नहीं होती, तो उसको रीसेट कर दिया जाता है तो मशीन चल जाती है। और यदि समस्या फिर भी बनी रहती है तो किसी इलेक्ट्रीशियन को बुला लिया जाता है या सीएनसी जो टेक्नीशियन होते हैं उनसे संपर्क करके उनको प्रॉब्लम बताई जाती है, तो वो आकर के फिर वो प्रॉब्लम को देख लेते हैं। पहले तो अपने स्तर से हमने 4-5 पॉइंट देखे कि हो सकता है अपने स्तर से ही समझ में आ जाए कमी। यही चीज़ें हम घरों में भी करते हैं। मान लीजिए हमारे घरों में कंप्यूटर रखा है या कोई भी मशीन है स्टार्ट नहीं हो रही तो हम वायरिंग देखते हैं, प्लग देखते हैं, ब्लेड देखते हैं कि आकर हो सकता है यहीं से कहीं खरी हो जाए ठीक। जब सारी चीज़ें हम देख लेते हैं, नहीं समझ में आता है, तो फिर हम क्या करते हैं, मिस्त्री के पास ले जाते हैं यानी इलेक्ट्रीशियन के पास ले जाते हैं। वही इसमें करना जाता है, इलेक्ट्रीशियन के पास या सीएनसी टेक्नीशियन होते हैं उनके पास, उनको फिर बुलाया जाता है, उनसे डिस्कस किया जाता है। दूसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं, अच्छों की गति से संबंधित समस्याएं। मान लीजिए जो अच्छे हैं XYZ या फिर ABC अच्छे हैं, वो ठीक से गति नहीं कर रही, उनमें मूवमेंट ठीक नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या किया जाए, तो पहले सबसे पहले वांछित गतियों के लिए सही प्रोग्रामिंग और कोड सत्यापित करें। तो यदि गति सही नहीं है अच्छों की तो प्रोग्रामिंग को चेक कर लेना चाहिए कि उसमें क्या लिखा है, कहीं गलती उसी में तो नहीं है, और उसका जो कोड है उसको सत्यापित कर लेना चाहिए, वेरीफाई कर लेना चाहिए। दूसरा है जो बेल्ट है, गियर है या कपलिंग जैसे ढीले या क्षतिग्रस्त यांत्रिक घटकों की जांच करें। जो बेल्ट लगे होते हैं, गियर होते हैं, कपलिंग होते हैं, वो कहीं ढीले तो नहीं हो गए, लूज तो नहीं हो गई या क्षतिग्रस्त हो गए हो, डैमेज, उनकी जांच कर लेना चाहिए। अगला है खराबी के लिए मोटर कनेक्शन है, वायरिंग है, ड्राइव का भी निरीक्षण कर लें और सटीक संचलन के लिए अच्छे पैरामीटर और सीमा स्विच को कैलिब्रेट कर लेना चाहिए। और इसके अलावा जो निर्माता दिशा निर्देशों के अनुसार यांत्रिक घटकों को लुब्रिकेट और रखरखाव करें। जो कंपनी बनाती है जो उसको मशीन को, सीएनसी मशीन को, उसमें कुछ दिशा निर्देश भी जारी करती है कि इसके मैकेनिकल कंपोनेंट्स है उनको कैसे लुब्रिकेट करना है, कैसे मेंटेनेंस करना है, तो उसका पालन करना चाहिए जो उसमें निर्देश पुस्तिका में दिए रहते हैं। तो ये दूसरी प्रॉब्लम आपने क्या देखी, अच्छों की गति से संबंधित जो समस्याएं आती हैं हमें क्या करना चाहिए, तो उससे ये समस्याएं दूर हो सकती हैं। और फिर अंत में जब ना ये सब करने से हो तो फिर अंतिम रास्ता तो वही है, सीएनसी टेक्नीशियन जो एक्सपर्ट होते हैं उनको बुलाइए। तीसरा है अशुद्ध मशीनिंग यानी इनएक्यूरेट मशीनिंग। मशीनिंग ठीक से नहीं हो रही है, अशुद्ध हो रही है, तब क्या करें, सही टूल ऑफसेट, वर्कपीस सेटअप सुनिश्चित करें और सिस्टम संरेखण का समन्वय करें। यानी टूल ऑफसेट ठीक है कि नहीं, वर्क पीस सेटअप ठीक से लगा है कि नहीं, क्या दिक्कत है, और सिस्टम संरेखण यानी अलाइनमेंट ठीक है कि नहीं, उसको भी ठीक एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये चीज़ें करके देखें। मशीन अंशांकन यानी कैलिब्रेशन को उसको वेरीफाई करें और आवश्यकता अनुसार उसको एडजस्ट या समायोजित करें।
अगला है घिसे पिटे या क्षतिग्रस्त काटने के औजारों की जांच करें और यदि आवश्यक हो तो बदलें। जो घिस पिट जाते हैं या कटिंग टूल्स हैं क्षतिग्रस्त हो गए हैं तो उनको तुरंत बदल देना चाहिए। हो सकता है उसकी वजह से कई बार मशीनिंग में प्रॉब्लम आती है। सटीक स्थिति प्रतिक्रिया के लिए एनकोडर सिस्टम का निरीक्षण और सफाई करें। एनकोडर सिस्टम होता है जो सही फीडबैक देता है, तो उसका भी निरीक्षण इंस्पेक्शन कर लें और उसमें सफाई वगैरह करें, कई बार कचरा जम जाता है। और इष्टतम काटने की स्थिति यानी ऑप्टिमल कटिंग कंडीशंस के लिए स्पिंडल स्पीड और कूलेंट प्रवाह की जांच करें। सही तरीके से ऑप्टिमम कटिंग कंडीशन के लिए स्पिंडल स्पीड को देखें और कूलेंट प्रवाह ठीक से हो रहा है कि नहीं उसकी भी जांच करें। तो इन सब चीज़ें करने से क्या होगा, आपका ये अशुद्ध मशीनिंग की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। अगला चौथा है कम्युनिकेशन अथवा डेटा ट्रांसफर से संबंधित समस्या यानी कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफर इश्यूज। कम्युनिकेशन यदि सीएनसी मशीन और कंप्यूटर के बीच केबल कनेक्शन की जांच, भाई कंप्यूटर और सीएनसी के बीच यदि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब है कि डेटा केबल में कोई समस्या हो सकती है, कनेक्शन लूज हो सकता है, खराब हो सकता है, कटा हो सकता है। कम्युनिकेशन सेटिंग की जांच करें, सेटिंग को भी जांच लें कि प्रॉपर मशीन कनेक्टेड दिखा रहा है कि नहीं। सीएनसी इंटरफेस के लिए ड्राइवरों को अपडेट या पुनर्स्थापित करें। ड्राइवर्स आते हैं बहुत सारे सीएनसी इंटरफेस के लिए, उसको कई बार पुराना वर्जन हो जाता है तो अपडेट करना पड़ता है या उनको कई बार अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर देने से वो काम करने लगते हैं। सीएनसी सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच अनुकूलता की जांच करें। जो सीएनसी सॉफ्टवेयर है जिस पर सीएनसी मशीन ऑपरेट करती है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर का, उसकी कंपेटिबिलिटी ठीक है कि नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे के कंपेटिबल हैं, मेल खा रहे हैं कि नहीं, उसकी अनुकूलता की भी जांच कर ली जाती है। और नेटवर्क या ईथरनेट कनेक्टिविटी की समस्या का निवारण करें। हो सकता है कई बार नेटवर्क कनेक्टिविटी का इश्यू हो या ईथरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही हो, तो उसको देख करके उसको भी ठीक किया जा सकता है। तो ये सब अगर हम काम कर लेंगे तो कम्युनिकेशन या डेटा ट्रांसफर से संबंधित समस्याएं हैं वो नहीं होंगी। पांचवा है बच्चों स्पिंडल से संबंधित समस्याएं यानी स्पिंडल प्रॉब्लम्स। स्पिंडल मोटर तथा कनेक्शन के दोषों का निरीक्षण करें। कई बार स्पिंडल मोटर में दिक्कत आ जाती है, कनेक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है। अगला है स्पिंडल को ठंडा करने के लिए उचित कूलेंट प्रवाह और तापमान की जांच करें। स्पिंडल को ठंडा रखने के लिए कूलेंट प्रवाह हो रहा है उसको देख लें कि ठीक से हो रहा है कि नहीं। तापमान जो टेम्परेचर है सेंसर्स लगे होते हैं देख लीजिए, उसकी जांच कर लीजिए कि ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। स्पिंडल स्पीड विसंगतियों की जांच करें और आवश्यकता अनुसार उनका समायोजन करें यानी उनको एडजस्ट करें। स्पिंडल स्पीड में कोई भी यदि डिस्क्रिपेंसी आ रही है तो उसको जांच कर लेना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पे उसको समायोजित या एडजस्ट कर लेना चाहिए। घिसे पिटे स्पिंडल बेरिंग्स को साफ करें या बदलें। बेरिंग्स कई बार खराब हो जाते हैं, स्पिंडल के घिस पिट जाते हैं तो उनको बदल देना चाहिए या क्लीन करके प्रॉपर लुब्रिकेशन कर देना चाहिए। सही टूल क्लैंपिंग तथा सही टूल होल्डर को सुनिश्चित करें। टूल क्लैंपिंग जो यूज हुए हैं या टूल होल्डर जो यूज हुए हैं वो ठीक है कि नहीं उसको भी एक बार जांच कर लिया जाता है, तो उससे ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्पिंडल से संबंधित वो नहीं आती हैं। छठा है अलार्म मैसेज या एरर कोड। अलार्म मैसेजेस और एरर कोड। अलार्म कोड स्पष्टीकरण के लिए मशीन मैनुअल या दस्तावेज। कई बार मशीन क्या है बहुत सारे एरर कोड दिखाती है। जैसे मान लीजिए कार में हम चलते हैं वो एक तरह की मान लीजिए मशीन मान लीजिए तो उसमें कोई खराबी आ जाती है तो पीली बत्ती जलने लगती है, ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है तो लाल बत्ती जलने लगती है, बैटरी से संबंधित प्रॉब्लम होती है तो बैटरी। तो उसी तरह से सीएनसी मशीनों में जो विभिन्न प्रकार की त्रुटियां होती हैं तो वो स्क्रीन पर अपने आप डिस्प्ले होती हैं, उनको कहते हैं अलार्म मैसेजेस और एरर कोड्स। तो एरर कोड दिखाता है कि एरर कोड इतना इतना, मान लीजिए उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि कोई कोड लिख करके आया इतना इतना एरर इतना इतना कोड, तो उसको दूर करने के लिए उसको समझने के लिए जो मैनुअल मशीन के साथ मिला है जो कंपनी देती है उसको देखना चाहिए कि ये एरर कोड अगर ऐसा लिख करके मशीन में आ रहा है तो इसका क्या मतलब है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो अलार्म कोड स्पष्टीकरण सबसे पहले मशीन मैनुअल या दस्तावेज देखते हैं, उसके बाद अनुशंसित प्रक्रियाओं का पालन करके विशिष्ट अलार्म का निवारण करें। अनुशंसित मतलब होता है रिकमेंडेड, उसमें रिकमेंडेड प्रोसीजर भी लिखा होगा कि अगर ये एरर कोड बताए तो आपको इसको इस तरीके से दूर करना है, ये काम करिए तो ये एरर कोड आपका दूर हो जाएगा, एरर दूर हो जाएगी या जो भी आ रही है त्रुटि दूर हो जाएगी। तो मूल कारण की पहचान के लिए नैदानिक परीक्षण निरीक्षण करनी, डायग्नोसिस उसका वो करें, परीक्षण यानी टेस्टिंग और इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए।
ठीक है बच्चों, जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन के लिए मशीन निर्माता या तकनीकी सहायक से संपर्क करें। यदि जरूरत फिर भी दूर नहीं हो रहा है हमसे, तो मशीन जो जिसने मशीन बनाई है, जिस कंपनी ने, वहाँ के टेक्नीशियन से बात करके प्रॉब्लम तो बताई जाती है कई बार फ़ोन पर, तो वो फिर बताते हैं कि आपको इस तरीके से करना है स्टेप वाइज, तो कर लीजिए। अगर नहीं प्रॉब्लम तब भी सॉल्व होती है तो फिर उनको बुला लिया जाता है, वो आकर के मशीन देख के ठीक करते हैं। पैटर्न या प्रवृत्तियों की पहचान करने के लिए आवर्ती अलार्म का लॉग बनाए रखें। मतलब जो भी इस तरीके के खराबी होने की चीज़ें, दिक्कत हैं, प्रवृत्तियां हैं, लगातार एक पैटर्न बना हुआ है, तो उसके लिए ये आवर्ती अलार्म का लॉग बनाकर रखने से ये समस्याएं बहुत हद तक दूर हो जाती हैं। तो ये था बच्चों में आपका सबसे महत्वपूर्ण अलार्म मैसेज या एरर कोड जब प्रदर्शित हो तब क्या करना चाहिए। 7वां है कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर से संबंधित समस्या, यानी पीसी और सॉफ्टवेयर इश्यूज़। पहला है सीएनसी कंट्रोलर सॉफ्टवेयर और जो संबंधित ड्राइवरों को अपडेट या पुनर्स्थापित करें। अपडेट का मतलब लेटेस्ट वर्जन आते हैं, अपडेट शब्द आप सब समझते हैं, मोबाइल हम अपडेट करते हैं, लगातार होता है, कंप्यूटर अपडेट्स मांगता है, विंडोज़ अपडेट की जाती हैं, उसी तरीके से उसमें भी जो ड्राइवर्स होते हैं कंट्रोल सॉफ्टवेयर और संबंधित ड्राइवरों को अपडेट करते रहना चाहिए, या पुराने हो गए हैं तो अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लेना चाहिए, जिसे कहते हैं पुनर्स्थापित करना। मेमोरी या हार्ड ड्राइव जैसे दोषों के लिए पीसी हार्डवेयर घटकों की जांच करें। यदि मेमोरी या हार्ड ड्राइव में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी जांच करके उसको बदल लें या अपग्रेड करा लें। सिस्टम के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले किसी भी वायरस या मेलवेयर को हटा लें। ये कंप्यूटर में नॉर्मल प्रॉब्लम है, एंटीवायरस इसीलिए प्रयोग किए जाते हैं। डिस्क स्थान खाली करके और अनावश्यक प्रोग्राम बंद करके पीसी के प्रदर्शन को ऑप्टिमाइज करें। बहुत सारी चीज़ें हम एक साथ जब खोल लेते हैं या अनावश्यक चीज़ें भरे रहती हैं, जैसे मोबाइल में है तो मोबाइल हैंग करने लगता है ना हमारा, जब बहुत सारा पूरा भर लेते हैं, पूरा स्थान घेर लेता है और अनावश्यक कई सारे आप एक साथ विंडोज़ खोलते चले जाओ तो उससे स्लो चलने लगता है। तो उसका तरीका यही कि वो सब बंद करो, जो जरूरी है वो खोलो और अनावश्यक जो स्थान भरा पड़ा है, फालतू वीडियोस इमेजेस है जो काम के नहीं है, उनको हटा देना चाहिए। स्पेस खाली होगा तो सिस्टम क्या होता है, ऑप्टिमाइज होता है, तो उससे परफॉर्मेंस में सुधार होता है। तो वही चीज़ उसमें कंप्यूटर में करते हैं। उन्नत समस्या निवारण के लिए सॉफ्टवेयर प्रदाता या आईटी सपोर्ट से परामर्श करें। मतलब जो कंप्यूटर के जानकार होते हैं या सॉफ्टवेयर जो प्रोवाइडर होते हैं उनसे बात करके समस्या का निवारण करा लिया जाता है, या आईटी एक्सपर्ट भी होते हैं उनसे भी बात करके समस्या का निवारण कराया जा सकता है। और एक जो होता है नियमित अनुरक्षण, रेगुलर मेंटेनेंस। एक तो निर्माता के अनुशंसित रखरखाव कार्यक्रम का पालन कर। निर्माता मतलब जिसने मशीन बनाई है, जिस कंपनी ने, वो रिकमेंडेड मैनुअल जो देती है कंपनी के साथ, उसमें रिकमेंडेशन लिखी होती हैं कि इस तरीके से इतने इतने दिनों में आपको मशीन का अनुरक्षण या मेंटेनेंस करना है नियमित तौर पर। इसके अलावा निर्देशों के अनुसार यांत्रिक घटकों को साफ और लुब्रिकेट करते रहना चाहिए। बिजली के कनेक्शन और वायरिंग की समय समय पर जांच करते रहना चाहिए। घिसे पिटे या क्षतिग्रस्त घटकों का सक्रिय रूप से निरीक्षण करते रहना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो बदल देना चाहिए। और इसके अलावा संदर्भ के लिए एक व्यापक रख रखाव रिकॉर्ड जरूर रखना चाहिए कि कब कब इसका एक मेंटेनेंस किया गया, क्या क्या खराबी हुई, तो रिकॉर्ड बना रहता है तो आगे के लिए कोई समस्या नहीं होती है, समस्या आती हुई है तो दूर हो जाती है। अब एक टॉपिक है लास्ट में आपका सीएनसी मशीनों में ऑन टाइम फॉल्ट फाइंडिंग डायग्नोसिस टूल्स का उपयोग। सीएनसी मशीन में ये कहता है ऑन टाइम यानी समय पर फॉल्ट फाइंडिंग, फॉल्ट मतलब दोष, फाइंडिंग मतलब ढूंढना, डायग्नोसिस टूल। तो समय पर यदि हम फॉल्ट को ढूंढ लेंगे और उसको ठीक कर लेंगे तो क्या होगा, मशीन जो बंद हो जाएगी, मान लीजिए अचानक बंद हो गई तो जितनी देर बंद रहेगी उतनी देर के लिए प्रोडक्शन ठप रहेगा। तो जितनी देर प्रोडक्शन ठप रहता है उसको बोलते हैं डाउन टाइम। क्या बोलते हैं बच्चों, डाउन टाइम। तो वो डाउन टाइम नहीं होना चाहिए। यदि डाउन टाइम मशीनों में होने लगेगा तो इंडस्ट्री को बहुत नुकसान होगा, उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है, उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ऑन टाइम फॉल्ट फाइंडिंग डायग्नोसिस टूल्स आते हैं, उनकी सहायता से बिल्कुल सही, बहुत कम समय में, समय पर बिल्कुल फॉल्ट को ढूंढ करके उनका इलाज कर दिया जाता है या उपचार कर दिया जाता है और उन दोषों को दूर कर लिया जाता है। यूज ऑफ ऑन टाइम फॉल्ट फाइंडिंग डायग्नोसिस टूल्स इन सीएनसी मशीन्स, सेम इसी को मैंने हिंदी में लिख दिया है इसी तरीके से क्योंकि आपको पढ़ना है। तो ऑन टाइम जो फॉल्ट फाइंडिंग डायग्नोसिस टूल्स सीएनसी मशीनों में समस्याओं के निदान और समस्या निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उपकरण क्या करते हैं, दोषों को शीघ्रता से पहचानने और मशीन डाउन टाइम को कम करने में सहायता करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो टूल्स होते हैं ये तुरंत समस्या की पहचान कर लेते हैं और उनको दूर करने में भी मदद करते हैं। तो इससे क्या होता है, मशीन का जो डाउन टाइम है वो कम हो जाता है। डाउन टाइम बताया ना, जितने समय के लिए मशीन बंद रहती है, उत्पादन ठप हो जाता है, उसको डाउन टाइम बोलते हैं।
सीएनसी मशीनों में उपयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य प्रकार के ऑन टाइम फाइल्ड फाइंडिंग डायग्नोसिस टूल यहाँ दिए गए। ये सब बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए सेंटेंस। ऑन टाइम फॉल्ट फाइंडिंग डायग्नोसिस टूल्स, ये सारे टूल्स हैं जिनका प्रयोग किया जाता है और जो समय पर फॉल्ट को ढूंढ करके उसको दूर कर लेते हैं, समस्या का निवारण कर लेते हैं। पहला है डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। डायग्नोस्टिक कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं, ये सीएनसी मशीन डायग्नोस्टिक्स के लिए डिजाइन किए गए विशेष सॉफ्टवेयर टूल होते हैं, जो कार्य ही इनका यही होता है डायग्नोस्टिक जो डायग्नोस करना। और विभिन्न मशीन पैरामीटर के लिए वास्तविक समय की निगरानी और डेटा विश्लेषण प्रदान करते हैं। मशीन के प्रदर्शन, अलार्म और त्रुटि कोड की निगरानी और लॉगिंग करते हैं। रुझानों का विश्लेषण करने और विसंगतियों की पहचान करने के लिए विजुअलाइजेशन, चार्ट और ग्राफ ऑफर करते हैं। मतलब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहते हैं तो ये सारा बताते रहते हैं, सब चीज़ की निगरानी करते रहते हैं। मशीन के परफॉर्मेंस में अलार्म, त्रुटि कोड की निगरानी करते हैं, सब चीज़ देखते रहते हैं। बढ़ने से पहले संभावित समस्याओं की पहचान करने में सहायता करते हैं। मतलब कोई समस्या बढ़ करके बड़ी बन जाए उससे पहले ही उसको पहचान करके उसको दूर करने में मदद करते हैं कि ये भैया समस्या आने वाली है, इसको तुरंत दूर कर लीजिए। तो ये सारे डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आजकल आते हैं और ये इस तरीके से पॉइंट वाइज जो मैंने आपसे डिस्कस किया है काम करते हैं और समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। दूसरा होता है मशीन पैरामीटर मॉनिटरिंग। मशीन के जो पैरामीटर हैं उनकी मॉनिटर करना। तो इसमें स्पिंडल स्पीड, फीड रेट, मोटर करंट, तापमान आदि जैसे महत्वपूर्ण पैरामीटर की निगरानी और रिकॉर्ड करते हैं। ये डायग्नोस्टिक टूल्स जो होते हैं पूर्व निर्धारित ऐतिहासिक डेटा से वर्तमान मानों की तुलना करते हैं। पैरामीटर निर्धारित सीमा से अधिक होने पर अलार्म या सूचनाएं उत्पन्न करते हैं। वो तुलना करके देखते हैं और कोई चीज़ अगर पैरामीटर निर्धारित सीमा से बाहर जा रहा है तो तुरंत उसको अलार्म दे देते हैं या सूचना उत्पन्न करते हैं कि ये चीज़ देखिए एक सीमा से अधिक जा रही है। संभावित समस्याओं का संकेत देते हुए असामान्य स्थितियों का शीघ्र पता लगाने की सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा हो गया। तीसरा है बिल्ट इन सेल्फ डायग्नोस्टिक। बिल्ट इन मतलब उसमें मशीन के साथ ही वो अटैच होता है। सेल्फ डायग्नोस मतलब मशीन स्वयं का डायग्नोस कर लेती है, इस तरीके की उसमें सुविधा उपलब्ध होती है। कई सीएनसी मशीनों में अंतर्निहित स्वनिदान क्षमताएं होती है। स्वनिदान मतलब सेल्फ डायग्नोस्टिक, ये सब क्षमताएं होती हैं। मशीन खुद ही अपना सेल्फ डायग्नोस कर लेती है जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। तो स्टार्टअप के दौरान जब मशीन स्टार्ट की जाती है या एक निश्चित समय अंतराल पर बीच बीच में स्वचालित रूप से मतलब ऑटोमेटिक से वो सेल्फ टेस्टिंग यानी स्व परीक्षण और सिस्टम जांच होती रहती है। तो ये जो बिल्ट इन सेल्फ डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं जो मशीन में ही पहले से इनबिल्ट होते हैं, बने होते हैं, तो वो स्वयं से परीक्षण और सिस्टम की जांच करते रहते हैं। जब आप स्टार्ट करते हैं मशीन को तब जांच कर लेते हैं, बीच बीच में एक निश्चित अंतराल पे करते रहते हैं और कोई समस्या समझ में आती है तुरंत अलार्म के द्वारा सूचना दे देते हैं या खुद से उसका डायग्नोस कर लेते हैं। जब प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, स्वयं से मशीन नहीं कर पाती है, तब अलार्म देती है तो उसको फिर कुछ दूसरा उपाय अपनाया जाता है। तो इनको इनबिल्ट सेल्फ। तो हार्डवेयर हो गया, सेंसर, एक्चुएटर से अन्य घटकों में दोषों की पहचान कर लेते हैं। समस्या निवारण में सहायता के लिए त्रुटि कोड या संदेश भी भेजते हैं कि मान लीजिए प्रॉब्लम आ गई है, एरर आ रहा है, इसको देखिए, इसका निवारण कराइए। कुछ उन्नत प्रणालियों विशिष्ट दोषों के लिए विस्तृत नैदानिक जानकारी भी प्रदान करती हैं। आजकल जो बहुत एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं वो जानकारी प्रदान कर देती हैं कि आप ऐसा ऐसा कर लीजिए तो ये समस्या दूर हो जाएगी। इस तरीके का भी होता है। चौथा है रिमोट मॉनिटरिंग एवं कंट्रोल। रिमोट का मतलब जैसे घरों में टीवी का रिमोट यूज, रिमोट का मतलब होता है किसी चीज़ को दूर बैठ करके नियंत्रित करना। रिमोट का यही तो, रिमोट से हम दूर बैठ करके टीवी चलाते हैं या कोई चीज़ हम इस तरीके से यूज करते हैं। तो रिमोट मॉनिटरिंग मतलब दूर बैठ करके मॉनिटरिंग करना और उसका नियंत्रण करना। ठीक है बच्चों, तो ये दूर से सीएनसी मशीनों की निगरानी के लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी का उपयोग करते हैं। तो दूर से आप निगरानी, मॉनिटरिंग और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? नेटवर्क कनेक्टिविटी होना चाहिए। तो एक केंद्रीकृत स्थान से मशीन डेटा, अलार्म और प्रदर्शन संकेतकों तक पहुंचते हैं। फिर भौतिक रूप से उपस्थित हुए बिना कोई आता नहीं है, दूर बैठकर ही जो टेक्नीशियन होते हैं या सहायक कर्मी होते हैं वो मशीन की स्थिति का विश्लेषण कर लेते हैं, उनको इसकी अनुमति मिल जाती है। यानी दूर बैठकर वो कहीं दूसरी शहर में बैठा है और उसको एक्सेस मिल जाता है मशीन का, और वहीं बैठकर सॉफ्टवेयर करके या उससे अटैच आपस जोड़ करके कनेक्शन करा करके वो पूरा वहीं बैठ करके उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देता है। इस तरीके की रिमोट जो मॉनिटरिंग और जो तकनीकें हैं वो आ गई हैं कंट्रोल के लिए।
यदि सपोर्ट उपलब्ध हो तो रिमोट कंट्रोल और मशीनों की समस्या निवारण करने में सक्षम होते हैं, फीडबैक समय में सुधार करते हैं तथा नियमित समस्या निदान के लिए ऑन साइट विजिट कम करने में मदद करते हैं। मतलब इससे रिमोट कंट्रोल और मॉनिटरिंग से क्या होता है, दूर बैठकर ही समस्या का निवारण वो लोग कर लेते हैं। जैसे आपने मशीन का एक्सेस दे दिया नेटवर्क कनेक्टिविटी के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से, तो वहाँ जो टेक्नीशियन कंपनी का बैठा होगा वहीं से बैठ करके फॉल्ट फाइंड करके और समस्या का निवारण कर देते हैं, इस तरीके का। पांचवा है कंपन विश्लेषण उपकरण या वाइब्रेशन एनालिसिस टूल्स कहते हैं। मतलब वाइब्रेशन जो विभिन्न प्रकार के मैकेनिकल कंपन होते हैं उनका विश्लेषण करने के लिए भी स्पेसिफिक टूल्स आते हैं। तो कंपन विश्लेषण सीएनसी मशीनों में यांत्रिक समस्याओं की पहचान करने में मदद करता है। तो इस तरीके के जो टूल्स आते हैं, महत्वपूर्ण मशीन घटकों में कंपन को मापने के लिए एक्सेलेरोमीटर या कंपन सेंसर का उपयोग किया जाता है। असामान्यताओं या अत्यधिक पता लगाने के लिए कंपन पैटर्न और आवृत्तियों का विश्लेषण करता है। कंपन सिग्नेचर की तुलना स्थापित बेसलाइन या ज्ञात फॉल्ट के पैटर्न से करता है और कंपन संबंधी समस्याओं का मूल कारण निर्धारित करके उचित सुधारात्मक कार्रवाई भी करता है। ये जो टूल्स आते हैं कंपन विश्लेषण उपकरण जो आते हैं यानी वाइब्रेशन एनालिसिस टूल, तो वो ये सारे काम करते हैं। कंपनों की मैकेनिकल वाइब्रेशन है किसी तरह का, उसको पहचान लेता है, उसको मापता है, इसमें सेंसर्स वगैरह लगे होते हैं और जो कंपन सिग्नेचर होता है उनका पहले से ज्ञात पैटर्न से तुलना कर लेता है, समस्याओं का मूल कारण निर्धारित करके उचित सुधारात्मक कार्रवाई भी करते हैं। अगला है बच्चों इंफ्रारेड थर्मोग्राफी। इंफ्रारेड आजकल कैमरे आते हैं, तो इंफ्रारेड कैमरे सीएनसी मशीनों में थर्मल पैटर्न और हॉट स्पॉट का पता लगाते हैं। असामान्य तापमान विविधताओं की पहचान करते हैं जो कंपोनेंट विफलताओं और विद्युत दोषों को संकेत दे सकते हैं। मतलब इंफ्रारेड जो ये कैमरे लगे होते हैं ये जहाँ जहाँ जैसे हीट ओवर हीटिंग कहीं हो रही है मशीन में, किसी भी स्थान पर तापमान एक सीमा से अधिक बढ़ रहा है तो पता लगा लेते हैं। यदि तापमान एक सीमा से बढ़ जाएगा तो उससे कोई भी कंपोनेंट फेल हो सकता है या कोई भी इलेक्ट्रिकल दोष उत्पन्न हो सकता है। तो इन सबको पहचानने में मदद करते हैं, उनको दूर करने में मदद करते हैं। तो ऑपरेशन या विशिष्ट घटनाओं के दौरान मशीन के पुर्जों की थर्मल इमेज भी कैप्चर करते हैं। ये जो इंफ्रारेड थर्मोग्राफी जो होती है टेक्निक, ये इमेज कैप्चर करके बताते रहते हैं कि किस तरीके से टेम्परेचर में ये सारा चीज़ हो रहा है या कोई उतार चढ़ाव हो रहा है, क्या है, ये सब चीज़ बताते हैं। उसके अलावा तापमान के अंतर का विश्लेषण करते हैं तथा उन क्षेत्रों की पहचान करते हैं जहाँ ज़्यादा गर्म या अपर्याप्त शीतलन की संभावना है। जहाँ ज़्यादा कोई हॉट स्पॉट जहाँ पर इस तरह का हो रहा है कि ज़्यादा उस एरिया में गर्म हो रहा है, गर्मी पड़ रही है या पर्याप्त मात्रा में कूलेंट उपस्थित नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर उसकी पहचान करके उनका विश्लेषण करते हैं और उनको पहचानते भी हैं। ब्रेकडाउन को रोकने और रखरखाव शेड्यूलों को अनुकूलित करने में सहायता करते हैं। ब्रेकडाउन मतलब अचानक काम रुक जाना, अचानक मशीन ठप पड़ जाना, इसको समस्या को रोकते हैं और शेड्यूल को बनाए रखने में मदद करते हैं कि नियमित तौर पर उसका जो रखरखाव है या मेंटेनेंस है वो होता रहे। तो ये टूल्स हैं, इन सब में मदद करते हैं। ये जो होता है इंफ्रारेड थर्मोग्राफी, ठीक है बच्चों। तो ये इसके लिए है, टेम्परेचर सेंसर्स वगैरह या तापमान से रिलेटेड होता है। सातवां है डेटा लॉगिंग एवं ट्रेंड एनालिसिस। डेटा लॉगिंग ट्रेंड एनालिसिस में विश्लेषण करने तथा प्रवृत्ति की पहचान के लिए समय के साथ मशीन डेटा एकत्रित और संग्रहित करते हैं। ये जो टूल्स होते हैं, तापमान हो गया, कंपन हो गया, बिजली की खपत आदि विभिन्न पैरामीटर की निगरानी और रिकॉर्ड रखते हैं। उन ट्रेंड्स की पहचान करते हैं जो बिगड़ते प्रदर्शन या निकट भविष्य की विफलताओं का संकेत दे सकते हैं। उन सभी ट्रेंड्स की ये पहचान कर लेते हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं और संकेत जो भविष्य में विफलता का संकेत देते हैं उन सबको जो है तो बता देते हैं पहले से ही। सक्रिय रूप से संभावित मुद्दों को समझकर भविष्य में रखरखाव रणनीतियों की सुविधा प्रदान करते हैं। तो संभावित जो भी मुद्दे हो सकते हैं, समस्याएं हो सकती हैं, उनको समझकर भविष्य में किस तरीके से मेंटेनेंस करना चाहिए, क्या प्लान बनाना चाहिए, उसकी पूरी सुविधा भी प्रदान करते हैं ये जो डेटा लॉगिंग एंड ट्रेंड एनालिसिस जो टूल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने ऑन टाइम फॉल्ट फाइंडिंग डायग्नोस्टिक टूल्स के बारे में जानकारी ली। टोटल 7 मैंने बताए, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, इनको समझ लीजिए। इस तरह से सिलेबस के अनुसार पूरा चैप्टर फिनिश हुआ और उम्मीद करता हूं कि आपने नोट्स नहीं अगर आप बना पाए होंगे, चूँकि मैं थोड़ा सा मेरा जो गति है वो चलती रहती है लगातार, तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो को दोबारा देख करके वहाँ पर जहाँ तक आपका हो गया है उसको आप नोट करना शुरू कर दीजिए। कॉपी में लिखना जरूर है, ज़्यादा मैटर में नहीं लिखाता हूँ, शॉर्ट में ही सारी चीज़ें हैं। उनको जब तक आप लिखेंगे नहीं, कितना भी अच्छे से समझ में आ जाए, आगे चल करके आपके लिए दिक्कत होगी। तो नोट्स जरूर बनाइए,
नोट्स, अपनी कॉपी और पेन हमेशा तैयार रखिए। जैसे मैं एक बार में पूरा चैप्टर फिनिश करता हूँ, आपको भी पूरा चैप्टर का जो मर्म है, जो पूरा का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो पूरा तैयार करना है। तो इसी क्रम में हम आगे लगातार पढ़ते रहेंगे, सारे चैप्टर्स कंप्लीट करते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे से, मेहनत से और जी जान से पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।